दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। हम जो अभी सीरीज लेके चल रहे हैं वो है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के जो पीवाईक्यू है वो, और सेकेंड ग्रेड के जो पीवाईक्यू है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, आप ये नहीं है कि बस पीवाईक्यू पे बात करके हम खत्म कर देंगे। ये देखिए, पीवाईक्यू जहाँ से बना है उनका रूट क्या है, जड़ क्या है। दूसरा, अन्य क्वेश्चन कैसा बन सकता है बहुत ही कम समय में, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ना कितने टाइम में बनेगी, पर बता देता हूँ बहुत कम समय में बनेगी, बहुत कम समय में, है ना। तो आपको ज़िंदगी का आनंद लेना है ना, और अपना सच्चा मित्र ढूंढना है, दोस्त ढूंढना है, फ्रेंड ढूंढना है, तो पिछले वर्षों के पेपर आपके सच्चे मित्र हो सकते हैं और कोई भी नहीं, ठीक है। सिलेबस और पिछले वर्ष के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में देखा जाता है कि आता क्या है, और पीवाईक्यू में देखा जाता है कि आ क्या रहा है, ट्रेंड क्या है। तो हमारे सच्चे मित्र जो है वो पीवाईक्यू है, क्योंकि सिलेबस को भी डिकोड जो करना होता है ना, वो भी पीवाईक्यू से होता है। तो हम देखिए शुरू करते हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 6 जनवरी 2020 को फर्स्ट पेपर जो आया था जीके का, वो वाला पार्ट। मैं अजय सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं अजय ट्रिक वाला यूट्यूब फैमिली पे। आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना साथ, अपना थैंक्स मेरे को देना है, ठीक है। और जो भी गलतियां, कमियां कुछ रहे तो आप उसके बारे में मेरे को बताना। हम शुरुआत करते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आया था। बड़ा ही आसान आया था अगर हम फैक्ट पढ़ के चलते हैं, चीज़ों को रूट से समझ के चलते हैं, क्योंकि फैक्ट भी कई बार काम आते हैं और उसकी जो बेसिक चीज़ें होती है वो भी काम आते हैं। देखिए तो क्या है, क्या अध्यात्मात्मक प्रणाली है क्या। पहली बात तो ये कि भारत के संविधान की बात की जा रही है और अध्यक्षात्मक इसके ऑप्शन में है, तो इसको पहले ही काट देंगे। हमारे यहाँ पे तो संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक तो यूएसए में काट सकते हैं ना। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य से है, संसदीय प्रणाली से है, गणतंत्रवाद से है। अब यहाँ पे आके हमें थोड़ा काम करना पड़ता है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, जिसमें अगर हमें याद है तो हम संसदीय मॉडल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी संसद है। दूसरी बात, हमने ब्रिटेन से बहुत बड़े स्तर पे चीज़ें ली हैं, जो क्योंकि हम उनसे फेमिलियर थे, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। 1935 का एक्ट आता है, 2/3 भाग तक संविधान का 1935 के एक्ट से आया है। तो ये जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि आगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए जल्दी बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। भारतीय संसदीय प्रणाली में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली। यूनाइटेड किंगडम की राजनीति के आधार पर तैयार की गई एक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। अब इसमें हम बात करें कि लोकतांत्रिक संसदीय सरकार क्यों का है, क्या होती है। इसमें एक राज्य होता है, एक राज्य प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक सम्राट है ना। औपचारिक शक्तियां उसी के पास होती है और उन्हीं के नाम से सारे काम होते हैं। जो सरकार के प्रमुख होते हैं ना, वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो सदन के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कि सदन का नेता कौन होता है, अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री होता है सदन का नेता, क्योंकि वही तो सबको लेके चल रहा है ना, वही तो नाव जो होती है ना पानी वाली, उसके अंदर कैप्टन है। तो सरकार का मुखिया आमतौर पर, सरकार का आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है ना, सरकार का मुखिया। जो संसद के निचले सदन में बहुमत वाली राजनीतिक दल या गठबंधन का नेता होता है। क्या होता है, सरकार का मुखिया आमतौर पे कहाँ से निकल के आता है, संसद के निचले सदन से। उसका नाम क्या होता है, लोकसभा। राज्यसभा नहीं होती, लोकसभा, है ना। तो निचला सदन बोलते हैं उसको, लेकिन प्रमुख सदन लोकसभा होता है। मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये होती है लोकतांत्रिक प्रणाली, है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, ये जिम्मेवारी पूर्ण वाली सरकार होती है। ये क्या लेती है, जवाबदेही लेती है, जवाबदेह होती है। वहीं यूएसए में तो जो होती है ना अध्यक्षात्मक, उसमें जवाबदेही नहीं होती। हमारे यहाँ पे क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका जो होती है ना, ये प्रणाली उस पर जोर देती है। और ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सभी के सभी जवाबदेह होते हैं एक साथ। ये भी क्यों सुनाया हुआ है। दूसरा ये भी आया कि एक एक मंत्री अलग अलग किसके प्रति होता है उत्तरदायी, तो राष्ट्रपति के। लेकिन ये ऐसे पूछे कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल तो लोकसभा के। इसमें ये सब क्वेश्चन है जो बोल रहा हूँ। इसमें 2 सदनों वाली संसद होती है, कौन कौन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की उत्पत्ति हुई कैसे। यूनाइटेड किंगडम, यूके में इसे भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों द्वारा अपनाया गया है। हमने अपनाया है भारत ने, फिर कनाडा,
उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको आप याद रखें, है ना, नंबर वाइज याद रख सकते हो, क्योंकि हम देखते हैं विश्व के मैप पे ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और ऐसे ये कनाडा है तो यहाँ पे इंडिया, ऐसे मान लीजिए आप इस तरफ यहाँ इंडिया है ना, तो ऐसे काम करेंगे। तो अब चले आगे। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है ना, वो संविधान सभा द्वारा तैयार हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश शासन प्रणाली से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि हम उनके साथ में आगे मिलके चल रहे थे, हालांकि वो हमारा दमन कर रहे थे, परंतु जो प्रणाली चल रही थी राजनीतिक, वो उनके द्वारा भी विकसित हो रही थी, प्लस में हम भी बता रहे थे हमें किस प्रकार से शासन करना है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करती है। तीनों का क्या होते हैं? एक तो कार्यपालिका, जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका क्या करेगी बताऊंगा आपको। एक होती है विधायिका, यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए सॉरी, यहाँ से शुरू करते हैं। विधायिका, विधायिका क्या होती है? नाम से पता लगता है, विधि कानून बनाने वाली। कार्यपालिका उसको लागू करवाने वाली। न्यायपालिका कानूनों के अंदर संविधान के अनुसार चीजें है क्या, न्याय करने वाली, है ना, ये होती है। ये तीन चीजें होती है, और आपस में क्या होती है, सेपरेशन की बात है, पृथक्करण की। लेकिन हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। वहाँ की सरकार जो होती है, सदन के नेता नहीं होते, मतलब सदस्य नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं। हमारे तो संसद के अंदर जो होते हैं ना, वही तो मंत्री बनते हैं, उन्हीं से तो सरकार बनती है जा करके, और वो वापस आते हैं फिर संसद में। उनसे फिर हम पूछते हैं, आपका उत्तरदायी तो था कि आप ये करते, यही तो लोकतंत्र प्रणाली है, कि उनसे पूछना कि आपने ये गलत क्यों कर दिया। सरकार आ के क्या देगी, जवाब देगी। तो इसे बोलते हैं जवाबदेही वाली सरकार इंडिया में है। उसके बाद में इस प्रणाली में किसी भी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए जांच और संतुलन की एक प्रक्रिया बनाई गई है ना। कोई भी प्रणाली ऊपर ना जा सके, ऐसा नहीं कि किसी पे कोई भी आधिपत्य कर रहा है, संविधान के अनुसार चले, है ना। और अल्टीमेट तो ताकत किसकी है? संविधान की। और उससे भी बड़ी ताकत किसकी है? जनता की, है ना। ऑप्शन में अगर आ जाए कि संविधान बड़ा है जनता, तो जनता बड़ी है, क्योंकि जनता ने तो संविधान बनाया ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है ना उसको। मैंने ये बता भी दिया, ये सब के सब किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के सदन के प्रति। और जो एक एक मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के। संसदीय संप्रभुता की एक मजबूत परंपरा है, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल। और संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली क्या होती है? संस्था होती है, ठीक है, ये बनाती है ना हमारे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कितना टाइम लगा हमें? इसमें थोड़ा टाइम लगा है, कोई बात नहीं। हम जो बातें कर रहे हैं वो पूरा एक्सप्लेन के साथ है, ताकि आगे जो क्वेश्चन है वो ना छूटे। आरपीएससी का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी ट्रेंड हो, चाहे आरएएस हो चाहे आईएएस हो, यहाँ से क्वेश्चन आगे नहीं निकलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि वे 3 आधार, जिन आधारों पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कौन सा आधार है जो इसमें शामिल है नहीं। तो देखिए, आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के समय को। उस समय में आपातकाल लगा था, और भारत के अंदर कहते हैं ना काला दिवस। तो उस समय क्या किया था? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया था? आपातकाल लगा दिया। कि आंतरिक अशांति कैसे डिफाइन करें कि आंतरिक अशांति होती क्या है? हाँ, कोई सशस्त्र युद्ध मतलब करने को आ गया है, सशस्त्र आ गए लोग, उनके पास शस्त्र है तो दिक्कत है। बाह्य कोई आक्रमण हो गया है, कोई युद्ध हो गया तो देखें। लेकिन आंतरिक अशांति है, अब ये सरकार की अशांति हो कहीं कि हमारी सत्ता ना चले जाए, है ना, इसलिए ये वाला ठीक नहीं होता है, और सब ठीक है। तो अब आगे देखते हैं 352 के बारे में, कि आंतरिक अशांति सही नहीं होता है कैसे। भारत असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को क्या है? 3 शक्ति, मतलब आपातकाल की शक्ति प्राप्त है। और ये आपातकाल जो है वो संविधान के भाग 18 में है। किसमें है? भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक। 352, 56, 60 सुना हुआ आपने? राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, 3 होते हैं नंबर वाइज। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपात, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, कोई सशस्त्र आ रहा है ना, इस तरीके से। और दूसरा नंबर क्या है? राज्य के आपातकाल, जहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान के या केंद्र द्वारा कहे गए बातों का मतलब क्या हुआ? अनुसरण नहीं किया गया जो संविधान के अनुकूल है उनका। और 360 जब वित्तीय आपात लग जाए, इंडिया में कभी नहीं लगा आज तक, लेकिन ऐसी बात आई थी कि लग सकता है। वो था कौन सा काल? 1991-92 के पास में, जब क्या आ रहा था, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी पैसे की कमी आ चुकी थी, है ना। तो अब बात करेंगे आगे कि भारत में 3 प्रकार के आपात है, राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय। मैंने बताया 352, 56, 60। राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, अशांति के आधार पर नहीं लगा सकते आप। ऐसे अशांति होगी, कैसे होगी? सरकार की अशांति होती है, वो घोषित किया जा सकता है, जिसे बाहरी आपातकाल भी कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है।
मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आप सोच सकते हो। नंबर एक ऑप्शन ये था कि बाहरी आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की अनुमति देता है, ऑप्शन ए। बी, लिखित सिफारिश होती है ना मंत्रिमंडल की, उसके बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा, बी। 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को घोषणा की पुष्टि करनी होगी, सी। नंबर 4 सभी, तो सभी सही हो जाएंगे ना। उसके बाद विशेष बहुमत से 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है, 6 महीने के लिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। अगर आप मेरे को ऑप्शन में बता सके कि पहला आपातकाल कैसे लगा और क्यों लगा, हैं, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी है पाकिस्तान से हुआ था, ऑप्शन सी है चाइना से हुआ था, ऑप्शन डी है मन कर गया था सरकार का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया अनोखी है इंडिया के अंदर, है ना। उसके लिए हम बात करते हैं तो इसका वैसे आंसर जो सिंपल है 1993 है। लेकिन हम देखते हैं कि ये आया कैसे। कोलेजियम होता क्या है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति या और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने की प्रणाली होती है। क्या? कोलेजियम, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है ना। वहाँ पे निर्णय आए, उससे पता लगा भी कोलेजियम बन सकता है। ऐसे आगे बना, कोई संसद ने नहीं बनाया है, न कि संसद के अधिनियम से बना है। कोलेजियम के लिए कोई अधिनियम नहीं है, संविधान के प्रावधान के लिए भी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बस न्यायालय ने धीरे धीरे करके क्या किया है, अपने निर्णयों से विकसित किया है किसे? कोलेजियम व्यवस्था को। अध्यक्षता कौन करता है? सीजीआई। और अदालत के कितने जज होते हैं इसमें? 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। तो 1+4, देखिए ऑप्शन में देखने को मिलता है लगभग 1+2 आता है, गलत होता है। 1+3 आए, गलत होता है। 1+4 आएगा, कोलेजियम यही होता है। ठीक है ना। कोलेजियम सिस्टम 1993 में अपनाया गया। ये क्वेश्चन था, सिंपल था। अब यहाँ से कैसा भी आ जाएगा, क्या छोड़ेंगे? क्या सही सही बता देना, छोड़ेंगे क्या? अगर आपको लगे भी हम कुछ कर रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना अपने भाई का चैनल, और इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपका परिवार है, इसे जितना आगे बढ़ाओगे उतना बड़ा हमारा परिवार बनेगा ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली 1993 में न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए स्थापित हुआ था। भी हमें लोकतांत्रिक प्रणाली माननी है, उसके अनुसार अगर आगे बढ़ना है तो सरकार का जो है ना न्यायालय में हस्तक्षेप न हो। कैसे? कि न्यायालय ये कहता है कि पृथककरण की नीति है 50 नंबर में, आर्टिकल में वो 50 है ना, वो कहता है पृथक होना, अलग अलग करना। तो आप देखें 50-50 करना, अलग अलग करना, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है 124(2) क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या से परामर्श करने के बाद की जाएगी। ऐसे संविधान में लिखा हुआ है। सिंपल बात है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो होती है ना न्यायाधीश की, वो राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं ना, उनके न्यायाधीशों की इतनी संख्या से परामर्श करने की बात करेगा जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। लेकिन आगे जाके न्यायालय के निर्णयों से 1+4 की कोलेजियम व्यवस्था बन गई है, याद रखना। अब मेरा एक और सुझाव आपके लिए, अच्छा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है। ये मॉडल क्वेश्चन है, ये आरपीएससी में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। ये आरपीएससी में आए हुए मैंने करवा दिए हैं 2020 वाले। 2020 के अंदर 3 है, एक तो 2 से 3 जनवरी का, फिर 6 जनवरी का, 9 जनवरी का, तीनों लेके आऊँगा। ठीक है, सब काम करूँगा एग्जाम तक। PYQ जितना भी है ना हर एक चीज़ का, उसको हम कर देंगे। और 5 नंबर पक्के आपके, गारंटी अपनी। देखिए जहाँ पे आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है हम वहीं से पढ़ेंगे, और जहाँ से हम पढ़ेंगे फिर वहीं से आरपीएससी पूछेगी, अलग थोड़ी जाएगी कहीं पे, है ना। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। देखिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन कैसा बनाया आप खुद बता दोगे कि यह संसद के अधिनियम द्वारा किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। संसद के अधिनियम द्वारा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है। इसमें अदालत के 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2 नंबर। 3 नंबर, एक उच्च न्यायालय का कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब बात देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। चलो ऑप्शन में हमने देखा कि पहला ऑप्शन था कि संसद के अधिनियम द्वारा। जो हमने अभी बात की कि संसद का अधिनियम नहीं है, ये तो न्यायालय के निर्णय से आया है, तो पहला नंबर ऑप्शन कट जाएगा ना। अगर पहला कट जाएगा तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? बी अपने आप। देखिए एक कट गया, कट गया, कट गया, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये लेवल है। अगर इतना लेवल का भी आ जाए ना तो भी कर दोगे।
अब कहते हैं कि आरपीएससी ना जाने क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे, कहाँ से पूछे, कहीं से पूछे। हमें तो सिलेबस में जो दिया है पीवाईक्यू में जो आ रहा है उसकी पूंछ पकड़ के, एक अंगुली को पकड़ के पूरी चोटी पकड़ लेनी है ना। एक एक पात पात नहीं घूमना हमको, ऐसे नहीं कि पेड़ के हम पत्ते पत्ते पे घूम रहे हैं, ऐसे करके पत्ते पत्ते पे घूम रहे इधर इधर। हमें तो इसकी जड़ पकड़नी है, और जड़ आरपीएससी क्या है, पीवाईक्यू है। सिलेबस को पढ़ना है, पीवाईक्यू से उसे डिकोड करना है और पीवाईक्यू करना है। और जो मैं मॉडल क्वेश्चन लेके आऊँगा, मॉडल क्वेश्चन की अलग से वीडियो लेके आऊँगा पूरी, और बाद में इसको जस्ट लास्ट टाइम में तो एक साथ भी मिला के भी डाल दूंगा, ताकि मैराथन करके आप रिवीजन कर लोगे। देखिए इसका की पॉइंट क्या था जो मैंने क्वेश्चन किया ना, उसका हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी अच्छे से। देखिए ना, हम बात करते हैं, करें फिर। देखिए तो कि कॉलेजियम जो है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से विकसित हुई, न कि अधिनियम के माध्यम से, संसद के, है ना। कोई अधिनियम नहीं है, कोई संविधान का प्रावधान नहीं है। एक नंबर सही हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में 4 होते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और अदालत के 2 अन्य से करती है। तो ये उच्च न्यायालय की बात है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 1+4, जब हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 1+2। याद रखना है, विशेष रूप से यहाँ पे ये आंकड़ा आता है। इसके बाद में लेकिन संविधान क्या कहता है, संविधान तो कहता है 124(2) में और 217 में कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे नियुक्त किया जाता है ना, तो वो वहाँ मैटर है करता। तो हालांकि आखिर में राष्ट्रपति ही है, तो कॉलेजियम क्या करता है, सुझाव देता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे आवश्यक रूप से निर्णय ले सकते हैं। 124(2) क्या कहता है पूर्ण रूप से कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। तो राष्ट्रपति करता है लास्ट में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और राज्य के उच्च न्यायालय के साथ में परामर्श करने के बाद मुहर लगाई जाती है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया होता हो, है ना। ऐसा नहीं है 65% से ऊपर हो, 65 वर्ष से, तो इस प्रकार से हो। दूसरा ये भी है कि राज्य के मामले में देखें 217 है, एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के वारंट के तहत नियुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था इस प्रकार। तो हमने कॉलेजियम देखा। तो कॉलेजियम के अब ये बात आप ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले कॉलेजियम का नाम कहाँ आया, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कॉलेजियम कब बन गई, वो ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में उत्पत्ति का मामला है। में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से कॉलेजियम आया था, है ना। उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक जो प्रावधान थे उनकी व्याख्या होती गई, वहां से आया। और उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान में परामर्श शब्द की व्याख्या दी कि वहां पे क्या था, परामर्श था, राष्ट्रपति का परामर्श होगा। परामर्श कैसा, इसकी बात हुई प्रथम न्यायाधीश मामला आया 1982 में। उसमें कहा कि परामर्श जो होता है ना, वो सहमति नहीं है बल्कि विचार है। मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो परामर्श लेगा, और वो ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश सहमति दे, बस सलाह दे देंगे, अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो भी कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन न्यायालय 1993 में क्या बोलता है कि न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को पलटा है और परामर्श जो शब्द है उसका अर्थ बदला है। क्या बदला, निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सर्वोच्च होगी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा, हमने कुछ निर्णय दिया है कॉलेजियम बिठा के, तो कोई तो मतलब है। तो ये कॉलेजियम प्रक्रिया आगे देखो, 1993 में उसका आंसर था ना। फिर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। ये चीफ जस्टिस अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों की सलाह करने के बाद ऐसा करता था। 2 पहले 1+2 था। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला आया 1998 में। न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाए जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुलता न्यायाधीशों की परामर्श की आवश्यकता होती है, बहुलता, इसलिए इसको 1+4 पे लेके चले गए फिर ना। तो ऐसे करके आपको याद करना है, पीवाईक्यू को देखना है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैं अभी धन्यवाद करता हूँ, शेयर करना। और मैं पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने 2-3 वीडियो पहले भी कर रखे हैं, वो देख लीजिए। अब ये 2-3 वीडियो डेली करूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करना जरूर है।